हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बॉटनी के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों, आज मैं आपको बॉटनी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ाने वाला हूं, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बॉटनी से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में बॉटनी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंतिम समय तक देखना है और हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक कमेंट और एक लाइक जरूर देना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम वनस्पति शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर। सबसे पहला फैक्ट है दोस्तों लौंग जो होता है ये फूल की कली से प्राप्त होता है। कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि लौंग जो होता है वह पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, पौधे के फूल की कली से लौंग को प्राप्त किया जाता है और लौंग जो होता है ये एक औषधीय कली होती है जिसका उपयोग गले की खराश को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पान में, गुटखे में इसे कुचल करके डाला जाता है दोस्तों, ताकि इसे खाने के बाद गला जो है वो साफ हो जाए और हमारी जो आवाज़ है उसमें दमदार निकले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करूंगा मैं केसर मसाला यानी कि सैफरॉन स्पाइसेस की। तो दोस्तों, केसर को इंग्लिश में सैफरॉन कहा जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा जो केसर है वो कश्मीर में उसकी खेती होती है और उत्तरी भागों में भारत के उत्तरी भागों में इसकी ज़्यादा खेती होती है। और इसके अलावा दोस्तों, केसर मसाला जो होता है इसे सैफरॉन स्पाइस कहा जाता है। इस सैफरॉन स्पाइस बनाने में पौधे का वर्तिकाग्र स्टिग्मा भाग काम में लाया जाता है। तो दोस्तों, स्टिग्मा का मतलब ही होता है वर्तिकाग्र यानी पुकेसर यह पुष्प का जो है मेल पार्ट होता है, मेल भाग होता है, जो क्या करता है कि जहाँ पर शुक्राणु पाए जाते हैं एक प्रकार के, यानी पुष्प के जो है परागकण पाए जाते हैं जो कि वर्तिकाग्र में पाए जाते हैं। तो वो जो होता है उसी से केसर मसाला बनाया जाता है दोस्तों, जिसे खाद्य पदार्थों के रूप में केसर मसाले सैफरॉन स्पाइसेस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि केसर किससे प्राप्त किया जाता है। तो केसर जो होता है वो इस पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा मेल पुकेसर से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। बात करूंगा हेरोइन अफीम। तो दोस्तों, हेरोइन नाम का जो मादक पदार्थ होता है जिसका उपयोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग बहुत करते हैं, ऐसा हमने सुने हैं सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में। अभी ये बातें अभी क्लियर नहीं हो पाई है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये बात सत्य है कि जो बड़ी इंडस्ट्री के लोग होते हैं वो नशा करते हैं और वो हेरोइन और अफीम जैसे मादक पदार्थों का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी महंगे होते हैं, आम आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं होते। आम आदमी तो बीड़ी पी के काम चला लेता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये हेरोइन या अफीम जो होती है ये पोस्ता से प्राप्त होती है। पोस्ता तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है दोस्तों, ये हेरोइन जो होती है ये अफीम के पोस्ता से प्राप्त होती है। और मैं आपको जानकारी के लिए एक एडिशनल फैक्ट बता दूं दोस्तों कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले को अफीम जिला भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर अफीम की खेती बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में गांजे की खेती बहुत ज्यादा होती है। खरगोन जिले में गांजे की खेती सबसे ज्यादा होती है और अफीम की खेती मंदसौर में सबसे ज्यादा होती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब हम एजोला नामक जलीय पौधा जो होता है दोस्तों एजोला, इसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है दोस्तों। एजोला नामक जलीय फर्न का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। और यह जो होता है दोस्तों, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस जलीय फर्न का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, एजोला नामक जलीय पौधे या फर्न का उपयोग जो है, एजोला नामक जलीय फर्न का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। यह जो होता है दोस्तों पौधों के वृद्धि में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे जीवित जीवाश्म। तो दोस्तों, जीवाश्म का मतलब होता है फॉसिल्स। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों, केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में आप ईंधन वाले वीडियो में जाकर मेरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहां पर मैंने बताया दोस्तों जीवाश्म ईंधन के बारे में। जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, कोल गैस, ये सारे जो होते हैं दोस्तों ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं और इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं, क्योंकि ये
ऊर्जा के स्रोत होते हैं दोस्तों। इस कारण से इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। ये काफी महंगे होते हैं और इनको प्रकृति को बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं दोस्तों। तो ये जीवाश्म ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे जीवाश्म ईंधन ऐसे ईंधन होते हैं जो प्रकृति में भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर भारी ताप और दाब में के कारण बनते हैं। और दोस्तों ये जो होते हैं जीवित, प्राचीन समय में जो, प्रारंभिक समय में जो जीवित जीव और वनस्पति थी जो कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण मिट्टी के नीचे दब गए, जो जीव और जो वनस्पति दब गई वही जीवाश्म में बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जीवाश्म के बारे में नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, जीवित जीवाश्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जीवित जीवाश्म का मतलब होता है दोस्तों कि लाखों साल से जो जीव पुराने समय में भी थे और आज भी जिंदा है, ऐसे जीवों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस फैक्ट पे डिस्कस करते हैं, फोकस करते हैं। जीवित जीवाश्म वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। यानी कि आज से लाखों साल पहले भी वो पृथ्वी पर पाए जाते थे और आज भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे जीवों को जीवाश्म कहा जाता है, जैसे कि समुद्र में पाए जाने वाले मगरमच्छ और बहुत सारे जीव जो होते हैं वो जीवित जीवाश्म के उदाहरण है। इसके अलावा दोस्तों जीवित जीवाश्म का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है, मतलब कि समय के साथ में जीवों का विकास हुआ है। उदाहरण की अगर हम बात करें दोस्तों तो वनस्पति के रूप में जिंकगो वृक्ष, साइनोबैक्टीरिया जिसमें आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है, फर्न, रेड पांडा, कोआला, एडवर्ड, लेमरोट बिल्ली और सिलाकेंथ। तो दोस्तों इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि फर्न और साइनोबैक्टीरिया, ज्यादातर साइनोबैक्टीरिया का क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जीवित जीवाश्म का उदाहरण कौन है, तो साइनोबैक्टीरिया, जिंकगो वृक्ष, फर्न, रेड पांडा, कोआला, एडवर्ड और उसके अलावा दोस्तों लेरोमोट बिल्ली और सिलाकेंथ, ये जो है महत्वपूर्ण जीवित जीवाश्म के उदाहरण है। तो इनको आपको याद रखना है। लेकिन साइनोबैक्टीरिया और फर्न को आपको बिल्कुल 100% याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये जीवित जीवाश्म होते हैं और मोस्टली फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे कुनैन जो होती है दोस्तों ये सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में बरसात के दिनों में मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ जाता है और मच्छरों के कारण सबसे ज्यादा लोग जो है मलेरिया से मरने लगते हैं। तो दोस्तों सन 1800 और 1900 के दशक में मच्छरों से परेशान होकर मलेरिया से बहुत लोग मर रहे थे। तो वैज्ञानिकों ने सिनकोना नामक पादप की छाल से कुनैन नाम की एक दवाई बनाई, जो कि एक क्रिस्टलीय पाउडर नामक पाउडर जैसे पदार्थ होता है, जिससे बनी दवाई का उपयोग जो है सिनकोना की छाल से कुनैन नामक दवाई बनाई जाती है दोस्तों, जो मलेरिया के रोग के उपचार के लिए बहुतायत से प्रयोग की जाती है। लेकिन वर्तमान समय में मलेरिया के और भी आधुनिक टीके बन चुके हैं और आधुनिक दवाइयां आ चुकी है। लेकिन पहले के समय में कुनैन नामक दवाई का उपयोग किया जाता था, जो सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से बनाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मलेरिया के इलाज के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मलेरिया के इलाज के लिए कुनैन दवा का उपयोग किया जाता है, जिसे सिनकोने की छाल से प्राप्त किया जाता है, सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं। तो दोस्तों पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग कैरोटीनाइड के कारण होता है। तो दोस्तों ये कैरोटीनाइड जो होता है ये कैरोटीन प्रोटीन से बना होता है। तो जो कैरोटीन प्रोटीन होता है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, गाजर में कैरोटीन प्रोटीन होता है, इसलिए गाजर जो होते हैं दोस्तों वो थोड़े गुलाबी होते हैं, लाल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों पीला रंग और नारंगी रंग भी जो होता है वो कैरोटीनाइड के कारण होता है। तो दोस्तों जो आपका चुकंदर होता है और जो गाजर होते हैं इसमें भी कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सभी जो होते हैं दोस्तों ये पत्तियों के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं। दोस्तों जब पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है तो वो पीली पड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे 2,4-D खरपतवार नाशी है। तो दोस्तों 2,4-D के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। 2,4-D जो होता है यह एक प्रकार का खरपतवार नाशी होता है और मैंने आपको बताया था कि कंपटीशन एग्जाम में 2,4-D का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों 2,4-D का पूरा नाम जो होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है।
डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है। तो इसको याद रखना है आपको दोस्तों, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे 2,4-D एक खरपतवारनाशी है, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है। और ये खरपतवार जो होते हैं ये पौधे की वृद्धि को रोकते हैं, और इन खरपतवारों को हटाने के लिए 2,4-D नामक दवाई डाली जाती है, जिसका नाम डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है दोस्तों। क्या होता है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है दोस्तों। तो डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो होता है 2,4-D, इसका उपयोग खरपतवारनाशी के रूप में किया जाता है। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसका पूरा नाम डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब हम नेक्स्ट फैक्ट की। तो दोस्तों वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्क क्वेकर्स सुबेर, इसका नाम है दोस्तों वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्क, यानी कि क्वेकर्स सुबेर से प्राप्त होता है। तो वाणिज्यिक मूल्य वाला जो कार्क होता है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्वेकर्स, ये जो है सुबेर नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जल हायसिंथ है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप, यानी मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर पाया जाने वाला ऐसा पादप जो तेजी से वृद्धि करता है, उसे हायासिंथ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी टेबल दी हुई है आपके पास, जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों विभिन्न तथ्य और उसके उदाहरण और विवरण। तो बिना देरी के पढ़ते हैं दोस्तों विभिन्न तथ्य जो कि बॉटनी से रिलेटेड और कंपटीशन एग्जाम में मोस्टली फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे हम इस टेबल के ऊपर। तो दोस्तों इस टेबल का पहला फैक्ट है, सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा यूकेलिप्टस का होता है। तो दोस्तों आवृत बीजी पौधे जो होते हैं वो पौधे होते हैं जिनमें बीज जो होते हैं वो फल के अंदर होते हैं। इनमें पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्णतः विकसित होते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष जो होता है वो यूकेलिप्टस का होता है दोस्तों। इस फैक्ट को आपको 110% याद करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करूंगा मैं संसार का सबसे लंबा वृक्ष। दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है। तो दोस्तों संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है, सिकोया जिसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा है। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों सबसे छोटे आकार में आवर्त बीजी पौधा कौन सा होता है, यानी कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा पौधा है जिसमें जड़, पत्ती, तना, फूल, फली सभी पूर्णतः विकसित होते हैं। तो दोस्तों ऐसा सबसे छोटा पौधा जो है वो लेमना का है, जो जलीय आवर्त बीजी है, जो भारत में ही पाया जाता है। आगे बढ़ूंगा दोस्तों, सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा यानी कि जिसकी लीफ सबसे बड़ी होती है, तो दोस्तों विक्टोरिया रिजिया यह भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है दोस्तों। यह भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। और मैं आपको एक एडिशनल फैक्ट बता दूं कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करूंगा सबसे बड़ा बीज। तो दोस्तों सबसे बड़ा बीज जो 12 इंच लंबा होता है, 12 इंच यानी कि दोस्तों 1 फुट, यानी कि आपके 2 बालिश, मतलब कि 1 बालिश से थोड़ा ज्यादा। तो दोस्तों एक स्केल जो होता है वो 12 इंच का होता है। तो सबसे लंबा बीज यानी 12 इंच का जो बीज है दोस्तों वो कोकोडीमर प्रजाति लेडोसिया मालडिविका का होता है दोस्तों। कोकोडीमर प्रजाति के लोडोसिया मालडिविका का सबसे बड़ा बीज होता है दोस्तों। कोकोडीमर प्रजाति का पौधा लोसोडिया मालडिविका का बीज जो होता है दोस्तों वो 12 इंच लंबा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करूंगा मैं सबसे छोटा टेरिडोफाइट। तो दोस्तों सबसे छोटा टेरिडोफाइटा जो होता है उस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बात कर रहे थे हम सबसे छोटा टेरिडोफाइटा। तो दोस्तों टेरिडोफाइटा जो होता है इस
इस समूह के जो पौधे होते हैं वो नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। इन पौधों का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभाजित रहता है। तना साधारणतः राइजोम के रूप में होता है। ये बीजाणुजनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है दोस्तों। तो सबसे छोटा जो टेरिडोफाइटा होता है यह एजोला होता है, जो कि एक प्रकार का जलीय पादप होता है दोस्तों। एजोला होता है जो कि एक प्रकार का जलीय पादप होता है दोस्तों। और एजोला के बारे में मैंने बताया है कि एजोला जलीय फर्न को जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे छोटे बीज जो होते हैं वो आर्किड के पौधे के पाए जाते हैं दोस्तों। बात करूंगा सबसे छोटा पुष्प यानी कि स्मॉलेस्ट फ्लावर की, तो वुल्फिया नामक जो पौधा होता है दोस्तों, इसका जो फूल होता है उसका व्यास मात्र 0.1 mm होता है दोस्तों। 0.1 mm होता है वुल्फिया का फूल, जो कि संसार का सबसे छोटा फूल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करेंगे सबसे बड़ा पुष्प। तो दोस्तों सबसे बड़ा फ्लावर जो होता है वो रेफ्लेसिया और नोल्डाई का होता है। रेफ्लेसिया और नोल्डाई का होता है, जिसका व्यास 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर तथा भार लगभग 8 किलोग्राम हो सकता है। यह वाइटिस की जड़ पर परजीवी है। तो दोस्तों रेफ्लेसिया का जो पुष्प होता है इसका व्यास जो है 1 मीटर होता है और यह 8 किलो तक का लंबा होता है। यह संसार का सबसे बड़ा फूल होता है दोस्तों। यह क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, तो रेफ्लेसिया और ओर्नोल्डाई ये जो होता है दोस्तों सबसे बड़ा पुष्प होता है। आगे बात करूंगा दोस्तों सबसे बड़ा आवर्त बीजी। तो दोस्तों आर्सीथोबियम एक द्विबीजपत्री पौधा है। आर्सीथोबियम एक द्विबीजपत्री पौधा है जो सबसे छोटा आवर्त बीजी पौधा होता है, यानी कि जिसके बीज जो होते हैं वो फल के अंदर होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करेंगे परजीवी की। तो परजीवी जो होता है, तो सबसे छोटा आवर्त बीजी परजीवी पौधा जो होता है वो आर्सीथोबियम एक द्विबीजपत्री पौधा होता है जो नग्न बीजियों के तनों पर पूर्ण परजीवी होता है दोस्तों। बात करूंगा मैं सबसे बड़ा नरयुग्म। तो सबसे बड़ा नरयुग्म जो होता है दोस्तों ये साइकस नाम का एक नग्नजीवी पादप होता है। आप जो है साइकस के बारे में पढ़ सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस पौधा होता है। यह एक प्रकार का नग्नबीजी पादप होता है। यह सबसे बड़ा नरयुग्म होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीवित जीवाश्म के रूप में भी साइकस को जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा बीजांड जो होता है वो भी साइकस का ही होता है। तो सबसे बड़ा नरयुग्म भी साइकस होता है, सबसे बड़ा बीजांड भी साइकस होता है और सबसे बड़ा जीवित जीवाश्म जो होता है वो भी साइकस होता है। इसके अलावा सबसे छोटे गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में पाए जाते हैं। सबसे छोटे क्रोमोसोम शैवाल में पाए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सबसे लंबे गुणसूत्र। तो इस फैक्ट को आपको बिल्कुल रट लेना है। ट्राइलियम में सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। ट्राइलियम में सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबे गुणसूत्र काय में पाए जाते हैं, तो ट्राइलियम में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करेंगे सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा जो होता है ऑफियोग्लोसम होता है, जिसे फर्न कहा जाता है, जिसमें डिप्लॉयड कोशिका में यानी कि द्विगुणित कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। 1266 गुणसूत्र होते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे कम गुणसूत्र वाला जो पादप होता है उसका नाम जो होता है दोस्तों, सबसे कम गुणसूत्र वाला जो पौधा होता है उसका नाम होता है हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है सबसे छोटा नग्न बीजी पादप कौन सा होता है? तो दोस्तों सबसे छोटा नग्न बीजी पादप जो होता है जेमिया पिग्मिया होता है। जेमिया पिग्मिया। तो दोस्तों सबसे छोटा नग्न बीजी पादप यानी जिसके बीज जो होते हैं वो फल के अंदर नहीं होते, खुले हुए होते, जेमिया पिग्मिया होता है सबसे छोटा नग्न बीजी पादप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
बात करूंगा मैं सबसे भारी कास्ट वाला पौधा, यानी ऐसा पौधा जिसकी लकड़ी सबसे भारी होती है, हार्डविचिया बाइनेका। हार्डविचिया बाइनेका, इसकी जो लकड़ी होती है काफी भारी होती है दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा सबसे हल्की लकड़ी वाला पौधा। तो सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा जो होता है वो ओक्रोमा लेगोपस होता है, ओक्रोमा लेगोपस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करूंगा मैं सबसे छोटी कोशिका यानी कि द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ विच ट्री। तो दोस्तों सबसे छोटी किसी कोशिका जो होती है वो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम में होती है, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक पादप में होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, टेनिस गेंद जैसा फल। तो दोस्तों टेनिस की जो गेंद होती है जिससे मैच खेला जाता है गांव के लोगों के द्वारा या खिलाड़ियों के द्वारा, तो टेनिस की गेंद के जैसा जो फल होता है वो केंथ नामक पौधे में होता है दोस्तों। तो बात कर रहे थे दोस्तों हम सबसे छोटी कोशिका की। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम में होती है। इसके अलावा दोस्तों टेनिस गेंद वाला जो फल होता है वो केंथ का होता है। इसके अलावा जंगल की आग जो है वो किस पादप को कहा जाता है? तो दोस्तों जंगल की आग जो है वो ढाक नामक पादप को कहा जाता है दोस्तों। जैसे जंगल में जो आग की जो लौ होती है उसे धाक बोलते हैं, वैसे ही दोस्तों जंगल की आग वाले पौधे को ढाक बोलते हैं, ढाक। जंगल की आग वाले पौधे को ढाक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे कॉफी देने वाला पौधा। तो दोस्तों कोफिया अरेबिका, कोफिया अरेबिका जिसमें कैफीन होती है, कोफिया अरेबिका को कॉफी देने वाला पौधा भी कहा जाता है। इसके अलावा कोको देने वाला पौधा। तो दोस्तों कोको देने वाला पौधा जो होता है वो थियोब्रोमा केको, इसे थियोब्रोमिन व कैफीन होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अफीम देने वाला पौधा। तो दोस्तों पोपी नामक जो पौधा होता है वो अफीम देता है, इसे पेपावर सोमनीफेरम कहते हैं, इसमें मोपिन होता है। तो दोस्तों अफीम का उपयोग बहुत सारी सेलिब्रिटी के द्वारा मादक पदार्थ के रूप में किया जाता है, और बहुत सारे जो क्रिमिनल और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इस मादक पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मेरा ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आने वाले समय में मैं बहुत ही धांसू और इंटरेस्टिंग लेक्चर लेकर, इकोलॉजी का लेक्चर लेकर आने वाला हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले प्रत्येक इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपको जो घंटी बटन दिखाई दे रहा है उस पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मुझे इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, तो आप हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे ऐसे ही धांसू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।